तो यहाँ तक सिलेबस आपका आना है ग्रेविटेशन तक। रोटेशनल मोशन हमने खत्म कर लिया है। ग्रेविटेशन में भी थोड़ा ही काम है, लेकिन मैं थोड़ा एक्स्ट्रा करा दूंगा क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव भी करना है साथ में, और उसके बाद फिर रिवीजन शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले दो मासेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, एनी टू मासेस ऑफ द यूनिवर्स, उसके लिए क्या फॉर्मूला था? फोर्स इक्वल टू G इंटू m1 m2 बाय r स्क्वायर, है ना, वेयर G इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और G की वैल्यू अगर वैसे तो पेपर में दी होती है, फिजिक्स में खासी दी है आपको, कांस्टेंट सारी दी होती है। तो 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। ठीक है, तो अगर जरूरत पड़ी, वैसे इसकी जरूरत कम पड़ती है। ग्रेविटी जो है वो स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। दो अलग अलग वर्ड हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग है, ग्रेविटी वर्ड अलग है। ग्रेविटी भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट उसमें कंडीशन है इसके एक ऑब्जेक्ट दोनों में से एक प्लेनेट हो, अर्थ हो सकती है। तो वन ऑफ द इंटरेक्टिंग मास इज अर्थ या फिर कोई और प्लेनेट, और दूसरी बॉडी जो भी नियर बाय ऑब्जेक्ट होगा, जैसे हम लोग अर्थ पे बैठे हैं, तो m1 हो गया अर्थ, m2 हो गए हम, उसको फोर्स को बोलेंगे फिर ग्रेविटी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ प्लेनेट एंड अ नियर बाय बॉडी, उसको नाम देंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी। समझ क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, तो अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस, पॉसिबिलिटीज है, या तो भाई वो ऑब्जेक्ट दूर हो अर्थ से, बट यूजुअली हमने जो डील करने ऑब्जेक्ट वो तो अर्थ के ऊपर ही है। पार्किंग में कार खड़ी है, हम थोड़ा सा ग्राउंड लेवल से थोड़े से ऊपर है, बट अगर उसको टू द स्केल ड्रॉ किया जाए ना, तो कोई ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि हम अर्थ से बहुत दूर चले गए। हाँ, वो जो आजकल एक स्पेस शटल सा भेज रहे हैं, डीवीसी वगैरह पे न्यूज आप सुनते रहते होंगे, जो स्टार ट्रैक सीरियल होगा वो करता था इस जमाने में, उसका जो मेन लीड रोल में था बंदा ना, उसको भी लेके गए पहली बार ना ऊपर। जो सीरियल है वो तो स्टूडियो में बनता है, बाकी एनिमेशन होती है, वो ऊपर तो गए नहीं होते, बट दिखाते हैं कि ऊपर गए हुए हैं। तो कल वो पहली बार ऊपर गया था जिंदगी में। ठीक है, तो यानी आप लोगों को एक तो वेटलेसनेस का थोड़ा सा एहसास कराया जाएगा 3 मिनट का, बट टिकट अभी बहुत महंगी है, 3 अरब की टिकट है, और वो सारा कार्यक्रम 15 मिनट का ही है बस, जाने आने में 15 मिनट लगेंगे टोटल। तो आपको वेटलेसनेस भी दिख जाएगी, आपको अर्थ ऊपर से कैसी दिखती है वो दिख जाएगी, तो इतना देखने के लिए इतनी बड़ी टिकट है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ इतना ऊपर ही जाना है अर्थ से, अर्थ के पास ही रहना। पार्किंग वाली कार्स हो गई, हम लोग हो गए, ज्यादा ज्यादा कहाँ चढ़ जाए, कुतुब मीनार में चढ़ जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा वो होमलैंड के फ्लैट हैं उनमें चढ़ जाएंगे, और कहाँ जाएंगे। ठीक है, उसको मतलब यही मान के चलो कि वो जो डिस्टेंस थोड़ा सा ही है अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में, लेकिन जो डिस्टेंस लेना होता है ना, वो सेंटर टू सेंटर लेना। तो हमारा सेंटर और अर्थ का सेंटर, उसमें जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस ऑफ अर्थ ही तो होगा। अगर मैं अर्थ को ना इतना बड़ा ड्रॉ कर दूं, इतना बड़ा ड्रॉ करूंगा अगर, तो जो माउंट एवरेस्ट है वो इतना सा दिखे, तो फिर हमारी हाइट कितनी दिखेगी? ऑलमोस्ट जीरो, है ना? तो अगर पूछे कि माउंट एवरेस्ट में और अर्थ के सेंटर में कितना डिस्टेंस है, इजंट इट रेडियस ऑफ अर्थ? रेडियस ऑफ अर्थ ही है ये। ठीक है, तो इस माइनस डिस्टेंस को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो फिर ये फॉर्मूला अपना क्या बन जाएगा?
F इक्वल टू G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ अर्थ के ऊपर, मैंने तो बहुत बड़ा ड्रॉ कर दिया, इतना बड़ा तो है नहीं है, डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स स्क्वायर। ठीक है, अब फोर्स होता है इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लगती फोर्स दोनों तरफ है, जितना फोर्स इस पे लगेगा उतना फोर्स इस पे लगेगा। तो वो जो हमारा मास है, ये इस मास पे जो फोर्स है वो F है। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास से मास होता है कैंसिल। तो अगर हम यहाँ से छलांग लगा दें नीचे को, तो जिस एक्सेलरेशन से नीचे जाएंगे वो एक्सेलरेशन होगी G_m_e/r²। इसको अगर सॉल्व कर लेंगे ना, G का वैल्यू पुट कर दो, G का वैल्यू पुट कर दो, अर्थ का मास पुट कर दो, और अर्थ के रेडियस का स्क्वायर पुट कर दो। ये सारा कुछ सॉल्व करके 9.8 समथिंग आता है, उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इन फ्यूचर हम ना अपने डेरिवेशन में GME की जगह पे ना कई बार GR² लिखते रहे। स्मॉल जी और कैपिटल जी अलग अलग है दोनों। कैपिटल जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अच्छा क्योंकि मास तो कैंसिल हो गया, मास कैंसिल हो गया, इसका मतलब है चाहे आप एक फेदर को छोड़ो, एयर रेजिस्टेंस एब्सेंट होना चाहिए, चाहे एक बॉल को छोड़ो। एक वीडियो दिखाया था मैंने, आपको याद आ गया शुरू में जब लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किया, फेदर एंड बॉल वाला एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में किया था, याद आया? तो दोनों सेम टाइम नीचे पहुंचते हैं, क्योंकि दोनों मास तो मैटर नहीं करती, हर एक ऑब्जेक्ट को सेम एक्सेलरेशन मिलना है 9.8 वाला, तो दोनों बराबर बराबर टाइम पे नीचे पहुंच जाते हैं वैक्यूम। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, बारीक हो हल्का कुछ भी हो, सबने सेम एक्सेलरेशन से नीचे आना। चलिए अब जरा नोट डाउन करना है, एक लाइन और ऐड कर दो, जो ना दो मासेस के बीच में फोर्स लगना है, वो उनके बीच में मीडियम कौन सा प्रेजेंट था, एयर है कि वाटर है या कुछ और है, वो मैटर नहीं करता। तो दोनों के बीच में फोर्स उतना लगता रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द टू मासेस। देखिए, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन एनी टू मासेस the force of gravitation between any two masses is independent of medium present between the masses. Independent of medium present between the masses. बेटा समझ आ गया? बीच में कुछ भी मीडियम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस टू में पहले ही चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसमें दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है, पानी में कुछ और है, बीच में पॉलीथीन आ गया कुछ और है, मीडियम बदलेगा फोर्स बदल जाएगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं। चलिए एक लिखना डिफरेंस बिटवीन G एंड कैपिटल G। स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कैपिटल G इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। स्मॉल जी को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर करते हैं एक्सेलरेशन को, और कैपिटल G को न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर यूनिट है उसका। स्मॉल जी की वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहेगी, अभी पढ़ेंगे हम, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी जी कम होता रहता है। कैपिटल जी का वैल्यू सेम है हर जगह, जी का डायरेक्शन है डाउनवर्ड्स, है ना। कैपिटल जी इज जस्ट अ नंबर, स्केलर क्वांटिटी। फॉर्मूला डेवलप करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन कैसा होगा, क्या रिलेशन रहेगा अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर को चलना शुरू करें। तो हाइट का मतलब है ऑल्टीट्यूड, सेम ही चीज।
तो अर्थ के सरफेस पे जी का वैल्यू रहता है G_me/r², राइट। तो अगर अर्थ के सरफेस से हम कुछ हाइट से ऊपर चले गए, यहाँ पे ये हाइट जो है अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन का है, मे बी 2000 किलोमीटर, लाइक दिस 200 किलोमीटर। तो फिर ना तो कैपिटल जी चेंज होगा, ना अर्थ का मास चेंज होगा, बट दोनों बॉडीज के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो बढ़ गया। तो आर की जगह आपको r+h लिखना है, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए यहाँ से GME की वैल्यू इधर डाल देंगे। GME को GR² लिख सकते हैं यहाँ से, तो इसमें GME की जगह पे GR² लिख दो। देखो यही बनेगा, GME की जगह पे GME की जगह पे स्मॉल g इंटू r²। आपकी मर्जी है स्क्वायर स्क्वायर इकट्ठे करने, इकट्ठे कर लो, ऐसे लिख लो। ये फॉर्मूला किसी भी हाइट पे एप्लीकेबल है, बट एक सिंपल फॉर्मूला भी है, वो है कम हाइट्स के लिए। उसके लिए यूज करनी पड़ेगी बर्नौली सॉरी बाइनोमियल थ्योरम। आपने बाइनोमियल थ्योरम कर ली मैथ्स में, नेक्स्ट टाइम में। चलो अच्छा, चलो एक काम करो, मुझे 1+x⁻1 शुड इट बी 1+x? 1+x का स्क्वायर करेंगे तो ऐसा आएगा। अगर क्यूब करेंगे क्यूब, तो फिर ये आएगा। क्यूब ऐसे बढ़ते जाएंगे अगर आगे। देखो जब ना x का वैल्यू होता है बहुत छोटा, ये h का वैल्यू अगर r के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो, तो x का वैल्यू अगर 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो ना, जैसे x जो है वो अगर 0.01 है, तो x का स्क्वायर क्या आएगा, x का क्यूब क्या आएगा। तो ये क्यूब और स्क्वायर जो है ना वो बहुत छोटे हो जाएंगे, यानी हमें सिर्फ इतना ही लिखना हो। अब जरा ध्यान दो क्या किया हमने, कितनी पावर थी, तो 1 को यहाँ लगाओ यही आएगा। कितनी पावर थी, 2 को यहाँ लगाया यही आएगा। कितनी पावर थी, 3 को आगे लगा दो, बस हो गया। वो जो हायर पावर है छोड़ देनी है, वो नहीं चाहिए। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ऐसे ना, इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। मतलब जो मैथ से पढ़ेंगे फिर थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, फिजिक्स वाली सिंपल है। तो अगर h का वैल्यू re से बहुत छोटा हो गया, उस केस में हम यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। और फिजिक्स में जो बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मेशन है वो, अभी re को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो h/re 1 से बहुत छोटा हो जाएगा। मैं इसको एक और तरीके से लिख रहा हूँ, चेक करो। इसको मैंने लिखा GH इक्वल टू, पहले था स्क्वायर, इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे ले आए, फिर क्या लिखोगे, -2। re/re क्या होगा, re/re 1 प्लस h/re। तो इसको ऐसे लिख दिया बेटा, तो इसकी पावर हुई -2। और h/re 1 से बहुत छोटा है, h/re 1 से बहुत छोटा है, तो ये पावर को आगे मल्टीप्लाई कर दोगे, यही है बात, यही है बात। 1 प्लस एक्स पावर n, वो n उठा के इधर लगा दो, बस हो गया। बट कंडीशन है साथ में, x का वैल्यू 1 से बहुत छोटा होना चाहिए। यहाँ पे h/re का वैल्यू 1 से बहुत छोटा है, तो लगा सकते हैं। तो इस पावर को उठा के बस यहाँ मल्टीप्लाई करना है, बस आंसर आ गया। कम हाइट्स के लिए, जैसे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, कुछ ऐसा हो, 5 किलोमीटर, फिर ये लगा देना, ये आसान है। अगर ज्यादा हुआ फिर ये लगा, तो 2 फॉर्मूले हो गए। जितनी भी हाइट हो सभी जगह ये तो लग ही जाएगा। कम हाइट्स के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो रिपीट कर रहा हूँ एक बार, अर्थ के सरफेस पे GME/r², कुछ हाइट से ऊपर चले गए तो GME अपॉन नई डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर स्क्वायर।
जी एम बी को पुट कर दिया जी आर स्क्वायर। अब स्क्वायर ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना, आपकी इच्छा है, जैसे मर्जी लिखना। लेकिन अगर हाइट्स अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में छोटी हुई, अर्थ की रेडियस पता कितनी है? 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर, उसके सामने 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर कुछ नहीं। तो अगर आपने सॉल्व करना है फॉर्मूला कि 5 किलोमीटर पे जाके क्या होगा, तो फिर नीचे वाला रिलेशन लगाएंगे, वो इजी है। तो h अगर आर ई से बहुत छोटा है, या यूं कहें h बाय आर ई 1 से बहुत छोटा है, इन दैट केस इसी को हमने रीराइट किया। ये जो स्क्वायर था ना, इसको उल्टा करके पावर -2 कर दिया। आर ई बाय आर ई हो गया 1, और h बाय आर ई जो है 1 से बहुत छोटा है। तो ये बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, -2 को आगे फिट करो, ये नया फॉर्मूला बन गया। ये कम हाइट, ठीक है। अब एक बार नोट डाउन करना है, तो क्वेश्चन नोट करें। फाइंड द हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ at which acceleration due to gravity reduces to 25% of its value at the surface of earth. Given, अच्छा, given radius of earth is 6400 किलोमीटर। अब क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो हाइट थोड़ी सी कि बड़ी है, हमें क्या पता भाई 25% जाके कितनी हाइट पे जाके पूरा होगा। तो जो पहला फॉर्मूला है ना, वो सभी हाइट्स पे वैलिड है, देखा था ना, फॉर ऑल हाइट्स। तो पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जी एच को क्या लिखना चाहिए हमें ना। अगर इसको मैं जी रहने दूं, इसको जी एच को क्या लिख, 25% कितना होता है फ्रैक्शन में? 25/100 यानी 1/4। तो ये जो जी एच है ना, जी एच, इसकी जगह g/4 लिखना है। जितना जी सरफेस पे था उसका 1/4 रह जाना चाहिए। देखो ठीक है, 25% का मतलब है 1/4 ऑफ जी। अच्छा, जी से जी कैंसिल, ठीक हो गया। क्या दोनों साइड रूट लिया जा सकता है? हमें एच निकालना है ना। अच्छा, रूट लेने में क्या आएगा? 1/2 इक्वल टू, ठीक है। अब एच निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सिंप्लीफिकेशन बन जाएगी। देखो ठीक लिखा, आर ई को राइट ले जाओ, तो एच इक्वल टू क्या आ गया, और आर ई कितना है, बस आंसर आ गया। ये सिंपलेस्ट वे है करने का। तो कोई वैल्यू क्वेश्चन डालनी है आपने, अभी एंड में जाके डाल दो। अच्छा, रिपीट करने जरूरत है, चलो नोट डाउन। सिमिलर क्वेश्चन, बट जी का वैल्यू 36% से रिड्यूस हो गया। रिड्यूसेस बाय 36% मीन्स रह गई, तो जी की वैल्यू 64% रह गई। हाँ जी नवराज, ठीक है, आपका आंसर बेटा। तो पिछली बार हमने यहाँ 25% लिखा था, उसके 64% डालो। अगेन स्क्वायर रूट लेके 8/10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बाकी स्टेप सेम है। ये क्वेश्चन है बेटा लास्ट ईयर के नीट एग्जाम का। एक ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ के सरफेस पे 72 न्यूटन था। अर्थ के सरफेस पे वेट था 72 न्यूटन। अब वेट होता है m इंटू जी। क्वेश्चन है जितना अर्थ का रेडियस है ना,
उसके हाफ से अगर हम ऊपर चले जाए तो यहाँ पे जाके वेट क्या हो जाएगा। अब हमें तो हाइट का फॉर्मूला जो है वो जी वाला पता है, हमें तो ये रिलेशन पता है ना। इसको वेट में कन्वर्ट करना हो क्या करना चाहिए भाई, जी वाला फॉर्मूला है अपने पास, हमें एम जी वाला फॉर्मूला चाहिए, वेट वेट। तो दोनों तरफ क्या करो, एम से मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ। ये हमें दिया हुआ ये निकालना है, वेट एट हाइट एच निकालना है इज इक्वल टू वेट एट द सरफेस ऑफ अर्थ, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा। आगे अपने आप सब सरफेस पे वेट 72 न्यूटन था, हाइट जो है वो अर्थ की रेडियस का हाफ, तो ऊपर आर 1.5 होता है 3/2, तो 3/2 आर हो गया, आर से आर कैंसल, तो 72 इंटू 2 ऊपर 3 नीचे स्क्वायर किया 4/9, ये कैंसल। क्लियर हो गया। चलो सिमिलर क्वेश्चन है, ये ट्राई करो अपना। अब है वेरिएशन विद डेप्थ, अब अर्थ के अंदर को घुसना है हमने सरफेस से। अर्थ का रेडियस आर या आर ही लिख सकते हैं, जो भी लिख, यहां से ना एक खड्डा मार के ना अंदर को जाना है, डेप्थ डी पे पहुंचना है। तो यहां पहुंच गए, अब जी की वैल्यू क्या मिलेगी, यानी वॉल्केनो के अंदर घुस जाओ ऐसे कहना। इस सिचुएशन में आपने अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर देना, दो पार्ट। एक पार्ट है पिंक वाला पार्ट, और एक रह गया व्हाइट वाला पार्ट, समझे। जो व्हाइट वाला पार्ट है वो उसने कुछ नहीं करना बेटा, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो व्हाइट वाला पार्ट है ना, उसने कोई फोर्स नहीं लगानी, मैं लगानी थी लेकिन वो जीरो हो जाएगी, पता क्यों मेरे पास। जैसे अंडा होता है, मान लो अर्थ अंदर से खाली होती, फोर्स इतनी खाली है, यानी अर्थ जो है वो यहां तक तो भरी हुई है, और इसका जो इंटीरियर है वो सारा खाली है। अगर हम यहाँ पे एक बंदा रखें, कोई मास, उसको ये वाला पार्ट इधर खींचेगा, ये वाला पार्ट इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये वाला पार्ट इधर खींचेगा, तो सारी फोर्स मिलके जीरो हो जाएगी ना। नहीं अभी डाउट है, अगर मैं ऐसे दो हिस्से कर दूं अर्थ के, ये जो ऊपर का हिस्सा इसका मास ज्यादा है, नीचे वाले का मास ज्यादा है, नीचे वाले का, तो नीचे वाला ज्यादा फोर्स लगाएगा, बट नीचे वाला दूर भी तो है, तो दूर होगा तो फोर्स कम हो जाएगी। ये है छोटा पर है पास में, तो ये दोनों फोर्स मिलते हैं, जीरो हो जाए। तो जैसे अंडा होता है ना, अंडा, तो ये मान के चलो कि अंडे के अगर हम अंदर घुस गए, यहां तक आ गए, तो ये बाहर वाला हिस्सा उड़ा दो, इसने फोर्स नहीं लगानी, तो फोर्स लगानी है सिर्फ पिंक वाले हिस्से में, तो लगाएंगे तो फॉर्मूला वही पुराना होगा ना,
जी इंटू मास, मास लेकिन ये वाले हिस्से के लिए नहीं, बाहर वाला हिस्सा छोड़ दो ना, वो तो काम ही नहीं करता, अंदर अंदर की बात हो रही है, तो जो ऐड आती है ना अंदर की बात है, बस 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 वो ऐड याद नहीं है, आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा झट से। ठीक है, तो ये अंदर की बात है बस, बाहर वाला किसी काम का नहीं है, तो बाहर वाले हिस्से को उड़ा दो, ये लो नया मास सिर्फ पिंक वाले पार्ट का, और नया रेडियस ओनली पिंक वाले पार्ट। ठीक है, अब मैंने पिंक वाला हिस्सा डिस्कस करना है। अच्छा ये बताओ पिंक वाले हिस्से की रेडियस है क्या? हाँ, आर माइनस डी है, इज इट, है ना? अच्छा सारी अर्थ का मास अगर m किलो है तो पिंक वाले हिस्से का मास थोड़ी m किलो हो। तो ऐसा करते हैं, क्योंकि मास का रिलेशन वॉल्यूम के साथ है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इक्वल मास, या यूं कहो ना पूरी अर्थ का वॉल्यूम कितना है, उसका मास है m। यूनिट मास अगर उसका निकालें, यूनिट वॉल्यूम का मास, तो इसको उठा के नीचे ले जाओ इसके, है ना, ज्यादा खतरनाक काम हो गया, इसको नीचे ले जाओ, और हमें निकालनी है सिर्फ इतने हिस्से की मास, इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर माइनस डी क्यू, है ना, 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो कितना मास आया फिर m इंटू डी क्यूब अपॉन, तो g इंटू नया मास डिवाइड बाय नया रेडियस का स्क्वायर। ये भी दो पावर कैंसिल हो गई, चेक करो, और gm को क्या लिख सकते हैं, याद करो, g आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना, अब gm की जगह पे जी आर स्क्वायर, आर ई माइनस डी पावर 1 डिवाइड बाय आर क्यूब, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, आर बाय आर 1 माइनस, बस आंसर आ गया। तो डेप्थ का फॉर्मूला ये रहेगा बेटा, ठीक है, अब थोड़ा साफ साफ करते हैं इसको, अर्थ के अंदर अगर घुसेंगे डिस्टेंस डी से, तो वो जो अंदर येलो वाला पार्ट नजर आ रहा है ना अंडे की तरह, हाँ बस वो येलो वाला पार्ट काम करेगा, व्हाइट वाले से छोड़ दो, उसने कुछ नहीं करना है, उसका कोई रोल नहीं है। समझ आ गया पॉइंट ये हमारा? तो जो अंदर डार्क वाला स्फीयर है ग्रे वाला, उसी की बात करेंगे, तो उसका पहले निकालेंगे मास, तो अंदर वाले हिस्से का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर ई माइनस डी क्यूब, तो पूरे वॉल्यूम का मास है m, एक का मास होगा यूनिट वॉल्यूम का, बाय कर दो वॉल्यूम, या यू को डेंसिटी आ गई है, डेंसिटी इंटू अंदर वाले पार्ट का वॉल्यूम, 4/3 पाई कैंसल, और एम ई आर ई माइनस डी क्यूब बाय आर क्यूब आ जाए, ये नया मास आ गया। अब हमें g इंटू नया मास नई रेडियस का स्क्वायर से डिवाइड करना, समझा आप? तो नीचे स्क्वायर था ऊपर क्यूब था, दो पावर कैंसिल हो जाएंगे, एक बचेगा, और जीएमई को जी आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से नीचे आर क्यूब लेके दो आर कैंसिल हो जाएंगे, फिर बचा आर बाय आर 1 माइनस डी बाय आर। समझ आ गया सारा कुछ? चलो मैं पीछे स्टार्ट करता हूँ। अगर अर्थ के सेंटर में पहुंच जाएं तो कितना डीप जाना पड़ेगा, रेडियस के बराबर ना, तो अगर डी को रेडियस के बराबर पुट करें क्या आंसर आएगा, 0 है। अर्थ के सेंटर में पहुंचने के लिए कितना डीप जाओगे, रेडियस के बराबर ना,
तो डी की जगह रेडियस पुट कर देंगे अगर, तो 1 - 1 0 हो जाएगा ना। तो अर्थ के सेंटर पे जी का वैल्यू 0। तो जैसे जैसे बाहर को आओगे जी का वैल्यू बढ़ेगा। तो अगर एक ग्राफ बनाए ना बिटवीन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, तो वो ग्राफ जो है ये चेक करो जाएगा फॉर्मूला। अगर इस डिस्टेंस को मैं लिखूं स्मॉल आर, तो स्मॉल आर जैसे 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 बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। इसको हमने क्या लिखा हुआ था, आर माइनस डी को अगर हम स्मॉल आर लिखते चलेगा तो यही आएगा, देखो जरा। तो जी इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, बट ये अंदर की बात है। तो अंदर अंदर जो ग्राफ है ना वो तो आएगा स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनल टू सिंगल पावर, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, लीनियर इक्वेशन। बट जब और बाहर आएंगे, यहां से जैसे जैसे और दूर जाएंगे ना, तो यहाँ पे अगर जी निकालना है तो वो होगा जी इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये आया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके बाद इनवर्सली। इनवर्सली वाला ग्राफ ऐसे होता था दिस वे। तो इसका मतलब जी मैक्सिमम कहाँ होता है ना, सेंटर से शुरू हुए बाहर को आए, सरफेस मैक्सिमम, सरफेस तक आते 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 बढ़ेगा, सरफेस से और दूर जाएंगे फिर कम होना शुरू हो जाएगा। तो जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है सरफेस ऑफ अर्थ, डेप्थ में भी कम होती है, ऊपर को जाएंगे तो भी कम होती है। ठीक है, दोनों तरफ को डिक्रीज होनी है।